क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार के रूबरू में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी मयंक हंसराज जी। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके सफर के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं और कितने समय से आप इस संगठन से जुड़े हैं और किस किस पद पर आप रहे हैं इसमें? मूलतः मैं मुरादाबाद का निवासी, वहीं से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है और वहीं से ही मैं लगभग अब तक बहुत कम एज से हम लोग सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, क्योंकि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी पहले से सामाजिक सरोकार से धर्मार्थ कार्यों में, अन्य विभिन्न कार्यों में, सामाजिक कार्यों में रहे हैं। तो जहाँ हमें जैसा कार्य मिला हमने करने का प्रयास किया, और काफ़ी समय ऐसा आता है जब काम करना चाहिए तो हम लोग उसी के माध्यम से मैं छोटे छोटे पदों पर काम करता हुआ आज इस पद पर, इस संगठन में आया हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है सर। तो अपने थोड़ा एजुकेशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आपने बताया आपने मुरादाबाद से शिक्षा प्राप्त की है, तो आपने क्या क्या शिक्षा आपने प्राप्त की, थोड़ा उसके बारे में? जी, मेरी स्कूलिंग जो है वो ICSE बोर्ड से रही है। उसके बाद में मैंने लॉ अपीयर किया है, तो 5 ईयर लॉ कोर्स मैंने किया है। उसके बाद फिर सामाजिक क्षेत्र में हम लोग। जी, तो आपने संगठन के अलावा अभी किसी और पार्टी को भी ज्वाइन किया है, और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हमने वैसे किसी पार्टी को हम सपोर्ट भी नहीं करते हैं और मैंने कभी किसी पार्टी को ज्वाइन भी नहीं किया। जी, आप इसी वाल्मीकि महापंचायत में आते हैं? जी हाँ, हम सामाजिक संगठनों में एक्चुअल में हम लोग जब ग्राउंड पर काम करते हैं तो काफी सारे संगठन हमारे साथ में कोलैबोरेट करके काम करते हैं। जैसे जैसे परिस्थितियां स्थानीय स्तर पर, तो सभी के साथ हम लोग काम करते हैं। और आपका इस संगठन में आपका क्या क्या कार्य आपका रहता है? इसमें बेसिकली क्योंकि मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, एशिया का सबसे बड़ा राज्य है, और 75 जिलों और 18 मंडलों से लेकर के 3600 नगर पालिका और जो हमारे ब्लॉक्स हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ तक हम लोग काम करते हैं। तो ये काफ़ी डिवाइडेशन पूरे काम का बहुत टफ ज़रूर रहता है, पर हम इजीली कर लेते हैं, क्योंकि यूपी के लोगों को तो ये आदत रहती है ज़्यादा मेहनत करने की। तो इसमें हमारा पहला मूलतः काम रहता है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से विस्तार करना, हर जगह हमारा पदाधिकारी अवेलेबल हो, जिससे किसी भी तरह का, जैसे बेसिकली कोई योजनाएं अगर गवर्नमेंट की है और वो हमारे लोगों को मिलनी चाहिए या हमारे माध्यम से किसी को मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग जो समाज का अर्थ है, मैं अगर वाल्मीकि महापंचायत को रिप्रेजेंट करता हूँ तो इसका मतलब केवल ये नहीं कि मेरा ये दायरा है, मैं उसी कुएं के अंदर हूँ। मेरे लिए जो समाज का अर्थ है वो समस्त मानव जाति है। तो मैं सभी के लिए कार्य करता हूँ, जहाँ भी जैसे जैसे हमें अवसर मिलता है हम लोग काम भी करते हैं, और जहाँ भी उत्पीड़न की ज्यादातर शिकायतें हमारे पास प्रदेश भर से आती है। बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं, जैसे चंबल जनपद के गुन्नौर तहसील के गांव मुड़ैना में थाना धनारी क्षेत्र में आजादी के 75 सालों में कभी भी बारात नहीं चढ़ पाई थी, किसी भी दलित दूल्हे की। बैंड बाजे से भी नहीं चढ़ पाई थी, पैदल भी नहीं चढ़ पाई थी, जा ही नहीं पाया था। तो 1 दिसंबर सन 2021 को मैं वहां गया। वहां काफी हमारी प्रशासन के साथ नोकझोंक भी हुई, मेरी वहां गिरफ्तारी भी हुई थाना धनारी में, और वहां फिर हमने बहुत फोर्स लगा करके एक इतिहास रचने का काम, क्योंकि हम लोगों को कोई भी संगठन में हम काम कर रहे हैं, हमें समानता के लिए काम करना है। इट इज अ पॉजिटिव एनर्जी फॉर द मतलब नेशन बिल्डअप के लिए ये पॉजिटिव एनर्जी हमें लानी पड़ेगी। तो नेगेटिविटी को हम लोग पीछे छोड़ते हैं कि अभी तक 75 सालों में क्यों नहीं हुआ, लेकिन अब हम लोगों को करना है, ये हम लोगों को ठानना है, और वो जिम्मेदारी सबकी है। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी भी और सभी की है। तो वहाँ प्रशासन के मध्य से हमने ये काम किया। उसके बाद इस साल भी इसी तरह की स्थिति 2022 में वहां रही, वो भी हमने किया। तो काफी सारे उत्पीड़न होते हैं पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ आबादी से ज्यादा का प्रदेश है, तो बहुत सारी शिकायतें हमें प्राप्त होती हैं। कई बार मुकदमे ना लिखे जाने का मामला होता है, मुकदमा लिख जाता है तो दबाव बनाने का रहता है, या फिर मुकदमा हो भी जाता है तो कार्रवाई नहीं होती है, FIR लग जाती है, काफी सारी इस तरह की चीजें आती हैं। तो जो भी इश्यूज हमारे ऑफिस आते हैं, मेरा स्टेट ऑफिस भी मैं होल्ड करता हूँ मुरादाबाद में, बाकी हमारे जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर हर जगह ऑफिसेज हैं जहाँ से हमारे पास समस्या पहुँचती है। जी, बहुत अच्छी बात है। जैसे भी आपने कहा कि आप यूपी से हैं, यूपी में कोई काम करने की आदत होती है, तो जैसे आप हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं, उत्तराखंड के प्रभारी हैं और
उत्तर प्रदेश में आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप इन तीनों स्टेट्स को कैसे आप मैनेज करते हैं? इसके लिए मेरी जो लोकेशन है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है, बिकॉज क्योंकि उत्तराखंड के तो मिडिल में हम लोग मुरादाबाद मंडल जो है वो पूरा टच करता है कुमाऊं मंडल से भी और गढ़वाल मंडल से भी। तो उत्तराखंड के अंदर 13 जिले हैं और वहाँ पर 12 जिले हैं, तो थोड़ा एरिया भी कम है। हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समय समय पर अपडेट लेते हैं, मीटिंग्स हमारी होती रहती हैं, गूगल पर होती रहती हैं और वैसे भी होती रहती हैं, तो हम करते रहते हैं। और क्योंकि मैं वहाँ प्रभारी हूँ, वहाँ पर भी स्टेट प्रेसिडेंट्स ऑलरेडी हैं और मेरी जिम्मेदारी है कि वहाँ ग्राउंड तक संगठन को विस्तार करना और कोई भी इशू है तो मुझ तक पहुंचे और उसका निस्तारण करना। तो उस पर मैं काम करता हूँ, इजीली मैनेज हो जाता है क्योंकि लोकेशन मेरी इजी है कि यहाँ से मुरादाबाद से मुझे मुश्किल से 200-250 किलोमीटर हिमाचल पड़ता है, उधर कुमाऊं मंडल इजीली पड़ जाता है। जी, तो सर इन सब चीज़ों के साथ-साथ थोड़ा फैमिली को आप कैसे मैनेज करते हैं? थोड़ा इसके बारे में दर्शकों को बताइए, उन्हें भी पता चले कि सब चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं। देखिए, इसमें जो रोल है बोथ साइड ऑफ एक तरह का सहयोग की भावना से होता है, पूरा सपोर्टिव फैमिली इसमें पूरा कई बार टाइम भी नहीं दे पाते और कई बार इस तरह से भी रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट फैमिली के होते हैं और उसमें आपको कोई अर्जेंसी कोई बात आ गई और वहाँ आपको जाना है। पर प्रयास ये रहता है कि लगातार टच में रहें, परिवार वाले भी लगातार टच में रहते हैं, पर भ्रमण क्योंकि करना है, अगर आपको सामाजिक क्षेत्र में काम करना और आप ग्राउंड पर नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ प्रॉपर चीज़ें नहीं हो पाएँगी और आप ये सब कर रहे हैं और इस बीच आप परिवार को समय नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक ही लोटे से आप 2-2 पौधों में जल डालेंगे तो दोनों कम रह जाएँगे। तो फिर भी पर्याप्त ये कोशिश रहती है कि जो टाइम अगर फैमिली के लिए है, उस बीच बहुत अर्जेंट इश्यूज़ पर हम लोग काम करते हैं और ज़्यादातर जैसे आजकल तो एक कल्चर आया वर्क फ्रॉम होम का, तो वो भी सपोर्ट करता है, इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी का भी सहयोग मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है, फैमिली भी कहीं थोड़ा सपोर्टेड है फैमिली। जी हाँ, उसका बहुत बड़ा रोल है, नहीं तो इतने बड़े लेवल पर एक कार्यकर्ता ज़मीन पर काम नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छी बात है सर। तो आपने वाल्मीकि समाज के लिए कौन-कौन सी योजनाओं पर आपने काम किया है? बेसिकली हमें इसे 2 तरीके से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वाल्मीकि महापंचायत को, इसलिए आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है। पर ओवरऑल मैं जिस वर्क को अगर आप कहेंगे कि जिसको आप एक तरीके से कैटेगराइज वर्क कह सकते हैं, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो जो इस देश के अंदर है वो 85% नंबर पॉपुलेशन है उसकी। तो 85% पॉपुलेशन उतना ही बड़ा वो राजस्व बनाते हैं, जिसकी संख्या ज्यादा उसके खर्चे ज्यादा है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में उसका पार्टिसिपेशन ज्यादा है। तो जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं, अभी तक का जो रिजल्ट रहा है, अभी भी वर्तमान जो अभी शीतकालीन सत्र रहा है उसमें 86,000 करोड़ रुपए अभी लैप्स होने जा रहा है, जो दलितों के उत्थान के लिए था। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी में पार्टनरशिप करें। हमारे लोगों का, वाल्मीकि समाज का, विशेषकर सफाई कर्मचारी वर्ग में ज्यादा एक पार्टिसिपेशन है, तो उसके लिए ऑलरेडी NSKFDC एक कॉर्पोरेशन बना हुआ है, उसकी स्कीम्स भी हैं, वो लोग काम भी करते हैं। पर मुझे ये लगता है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से जो पैसा आता है वो सीधा NSKFDC के पास चला जाता है और उसके प्रोग्राम्स अगर जमीन तक नहीं आ रहे हैं तो वो मुझे लगता है व्यर्थ है। तो उस पर हमारा फोकस है, हमने ऐसी टीम्स मैनेजमेंट अभी बनाने के प्रयास में हम लोग हैं। दूसरा ये है कि जो वर्ग हमारा सफाई कर्मचारी वर्ग है वो पूरे परिवार उस पर पल रहे हैं और आज वो घटते नियमित से संविदा से आउटसोर्स और इस तरह से वो बहुत वो हो गया। और उसमें भी उसके साथ विडंबना ये हुई है कि 3 कैटेगराइज जो है, जो अकुशल, अर्धकुशल और कुशल में भी उस बेचारे को कुशल का वो मिला है, जिस पायदान पे वो खड़ा होता, तो वहां उसका मानक सबसे कम है। दूसरा, उसकी मजदूरी का कोई मानक नहीं है, मतलब जैसे आप बिजली का काम कराएंगे, राजमिस्त्री कराएंगे, किसी कराएंगे तो उसका पॉइंट का, घंटे का, किसी तरीके से कोई उसकी लेबर का मानक है। और तीसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसका ये हुआ है, मैं आपके माध्यम से शासन तक ये पहुंचाना भी चाहता हूँ कि लेबर जो मजदूरों का जो कैटेगराइज सिस्टम है उसमें सफाई कर्मचारी को एंटाइटल नहीं किया गया। तो इससे क्या हो रहा है, जो मजदूरों के उत्थान की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पॉलिसी क्राइसिस हो जाता है पूरा। तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं कि उसको हम कैसे मॉडलाइज कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है सर। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार से आप अपने समाज के लिए कौन-कौन सी योजनाएं और चाहते हैं कि जो आनी चाहिए? देखिए, योजनाओं के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश शासन से ये भी चाहते हैं कि हमारे समाज को एक प्रॉपर राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए, बिकॉज वी आर द लार्जर नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन दिस स्टेट। हम लोग 2 करोड़ के आसपास हैं और मुझे लगता है कि 200 विधायिका सीट्स के ऊपर हम लोग प्रभावित करते हैं। तो ऐसा एक मैकेनिज्म होना चाहिए जहां आज के समय में सभी को ही अपना सुनिश्चित प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो अगर कोई भी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी कहलाने वाली पार्टी है तो स्वाभाविक है उसे सबको देखना चाहिए, सबका विकास में हमारा भी स्थान होना चाहिए। और जहां तक योजनाओं का सवाल है, तो योजनाओं के लिए उनको ये धरातल पर सोचना चाहिए कि 8,000 या 9,000 में
मुझे ये बात दोबारा इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि जो लार्जर नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारे समाज का है 70 to 80 to 90%, वो लोग सफाई कर्मचारी वर्ग पर निर्भर करते हैं। अब वो काम की प्रक्रिया इस प्रकार से कि 9,000 रुपए में कैसे वो सिलेंडर लाएगा, कैसे दूध लाएगा, कैसे बच्चों की फीस भरेगा, कैसे बनाएगा उड़ाएगा। तो इसके लिए शासन को एक चाहिए कि एक मैकेनिज्म ऐसा बनाए जो सही शुद्ध मजदूरी मिल पाए। जैसे मनरेगा या और अन्य योजनाओं में भी हम देखते हैं कि 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। इसमें रोजगार तो उनके पास है पर वेतनमान बहुत कम है, क्योंकि अगर 1 मीटर बाई 1 किलोमीटर की अगर कोई सड़क साफ कर रहा है, मेरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वच्छ भारत से ही दुनिया में भारत की छवि में सुधार आया है। और वो केवल एक सिविक सेंस की वजह से नहीं है, लोगों ने जो कर्मचारी उन्होंने अच्छा काम भी किया है। तो आप ऐसे मानिए अगर 300 रुपए रोज उसे मिलते हैं तो 1 मीटर, मैं केवल 1 मीटर कह रहा हूं, और 1 किलोमीटर, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 मीटर हो गए। अगर 300 रुपए भी उसे मिल रहे हैं तो 3 पैसे प्रति मीटर वो सड़क साफ कर रहा है। इतना सस्ता मजदूर दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है। तो इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। एक अच्छा मैकेनिज्म बनाए, अच्छा लेबर वेजेस दे और उनके परिवार के उत्थान के लिए भी अच्छी स्कीम्स लाए। जी, तो जैसे कि आप इतने कम उम्र में आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप आज के युवाओं के लिए क्या सोच रखते हैं? देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित और प्रेरणा देने वाला है। हम लोगों को पूरी दुनिया आज ग्लोबलाइज सिस्टम के तहत हम लोग बहुत जुड़ गए हैं आपस में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में इनोवेशंस बहुत हुए, पर ह्यूमैनिटी के लिए और माफ कीजिएगा, साथ ही साथ किसी भी चीज को संचालित करने के लिए हम भारतीयों की बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे वो ट्विटर से लेकर के चाहे गूगल हो या कहीं भी आप देखेंगे, ये कुछ एक ही कंपनीज के मैंने नाम लिए। तो बेहतर है कि हम सही समय पर सही एज पर हम लोग शुरुआत करें और वहां से आगे बढ़ करके जो हम अच्छा करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे राष्ट्र निर्माण में भी हमारा सहयोग होगा और दुनिया में हमारे देश को आगे भी बढ़ाएगा। यही मेरा युवाओं को संदेश भी है और हमारी जो क्षमता है उनके बल पर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो अभी आप अंत में हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को, हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, पहले तो मैं बंधन न्यूज चैनल का बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और जनपद बिजनौर की क्रांति भूमि पर आप इतना बड़ा एक रेवोल्यूशनरी काम तरीके से और सिस्टमेटिकली आप लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहली प्रेरणा तो आप ही लोग हैं सबके लिए। और विशेषकर युवाओं को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन है पर हमारे यहाँ राइट एजुकेशन नहीं है। राइट एजुकेशन इन द सेंस कि हमारे यहाँ 2 भारत तैयार हो रहे हैं। एक स्टेट बोर्ड से हमारा वो बच्चा तैयार होता है जो हिंदी पढ़ता है और वो एक अन्य बोर्ड्स के माध्यम से एक अन्य बच्चा तैयार होता है। तो हालांकि शिक्षा नीति में बदलाव आया है पर राइट एजुकेशन सिस्टम की हमें जरूरत है और साथ ही साथ इस सेंस की भी हमें जरूरत है कि हमें किस उम्र में तैयार होना है। पहले एक कहावत हुआ करती थी, आप 15 साल की उम्र में हाई स्कूल करेंगे, टीन में आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, और एक बड़ा सिंपल सा था, वो दोनों चीजें लाइफ में अगले फेज में भी आप जाते थे कि बीए और विवाह दोनों एक साथ हो जाया करते थे। तो विवाह का अर्थ यह है कि वो जिम्मेदारी एक 20-21 साल में नौजवान उठा लिया करते थे, पर आज के समय में 30 और 35 साल की एज तक हम लोग एजुकेशन में एंगेज हो गए। तो इससे मुझे लगता है कि वो जो एजुकेशन में हमारा टाइम लग रहा है ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा लार्जर नंबर हमारा पॉपुलेशन का और हम देश दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, लेकिन हमें ये समझ लेना है कि हम 18 साल के हो गए तो अब हमें खुद करना है। जितना हमारे पास हो हमें अपनी पॉकेट से अपनी चीजें करनी है, जितना हमें करना है, तो वहां से जो हमें क्षमता आएगी काम करने की, काम की ललक पैदा होगी, अपनी जिम्मेदारी उठाने की जो हमें क्षमता आएगी, वो निश्चित ही हमें अपने जीवन के अंदर बहुत मजबूत ही अपने परिवार को चलाने वाला व्यक्ति तो बनाएगी। एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ साथ भारत का एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठतम नागरिक भी बनाएगी। यही मेरा संदेश आपके बंधन न्यूज चैनल के माध्यम से सभी नौजवानों को, भारत के देशवासियों को, सभी को, मेरा ये बहन बेटियों को ये संदेश। धन्यवाद सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और धन्यवाद अपने कीमती समय में देने के लिए। धन्यवाद बहुत। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी मयंक हंसराज जी। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।